हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज अपन करते हैं परसेंटेज टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर में आए हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारे चैनल के इम्पोर्टेंट लिंक है, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के। आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन। सॉरी, हमारे इंस्टीट्यूट में जो टेस्ट हुआ था उनके टॉपर्स के नाम है और उनका स्कोर है इस पर्टिकुलर मैथ्स पेपर के अंदर आउट ऑफ 15। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर अपन। पहला क्वेश्चन। आदित्य 1100 रुपए में 300 आम खरीदता है। थ्री हंड्रेड आदित्य बाइज 300 मैंगोज फॉर रुपीज 1100। मतलब 1100 रुपए दिए और 300 आम खरीद लिए। इनमें से कुछ आम सड़े हुए होते हैं। अब कितने सड़े हुए होते हैं अपन को नहीं पता, कुछ सड़े हुए होते हैं और फेंक दिए जाते हैं। और वह शेष आमों को 5 रुपए प्रत्येक की दर पर बेचता है। बचे हुए जितने आम होंगे वो 5 रुपए के हिसाब से बेच देगा। तो 150 रुपए का लाभ कमाता है। कितने का प्रॉफिट हुआ? 150 रुपए का लाभ कमाता है। तो फेंके गए आमों का प्रतिशत कितना है, हमें बस ये निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो, मैंने 1100 रुपए इन्वेस्ट करे और 150 रुपए का लाभ कमाया, तो कितने रुपए हो गए? 1250 रुपए। सही है ना? अब 1250 रुपए में मैंने कोई चीज बेची है और 5 रुपए प्रत्येक की दर से बेची है। तो 1250 में हम 5 का भाग देंगे तो यहां से 250 आ गए। इसका मीनिंग ये है कि मैंने 250 आम बेचे थे, पर खरीदे तो मैंने 300 थे। तो कितने आम सड़े होंगे? 50 आम, और वो मैंने फेंक दिए थे। तो 50 आम सड़ गए थे, कितने में से? 300 में से। तो कितना हो गया? 1/6। और 1/6 का मतलब हो गया 16, 2/3%। 16 देख के टिक मत कर देना, 16 1/2, 16 1/3। 16 2/3% है। तो ध्यान रखें, आंसर इज 16 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में मतदाता सूची, पिछला वाला क्वेश्चन उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लिया करें, है ना? एक चुनाव में मतदाता सूची में 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। देखो, 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला है। 15% of the voters in the electoral roll did not cast their vote and another 100 voters left their ballot paper। 100 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया। ये मतपत्र खाली छोड़ दिया वगैरह, इनका मीनिंग पता है क्या होता है? डिक्लेयर इनवैलिड। इनको अवैध मत घोषित कर दो कि भाई 100 तो अवैध मत हो गए ना, वोट देने के बाद भी काउंट नहीं हो रहे, वो अवैध मत हो गए। राम और श्याम दो ही प्रत्याशी थे और विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के 69% का समर्थन प्राप्त हुआ। भाई जितने भी मतदाता होंगे उनका 69% जो है वो विजेता को प्राप्त हुआ। लेकिन 69% किसका है? सूची के सभी मतदाताओं का 69% प्राप्त हुआ और उसे श्याम को 630 मत अधिक मिले। अब देखो पूरा क्या क्या है। 15% ले तो वोट ही नहीं दिया ना, ये तो डिड नॉट वोट का केस हो गया कि 15% लोगों ने तो वोटिंग ही नहीं करी। विजेता को 69% मिला, किनका? टोटल वोटर का। जितने सूची में नाम थे, टोटल वोटर लिस्ट में जितने वोटर्स के नाम थे उन सभी का मिला। जिस चीज का ये 15% है उसी का ये 69% है। टोटल मान लीजिए 100% से चल रहा है मामला। तो ऐसे ही चलेगा ना। अब कौन कौन रह गए? देखो, ये ए था, ये बी था। यहां पर इन लोगों ने वोट नहीं दिया, डिड नॉट वोट। और यहां पर कौन सा आ जाएंगे? इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब क्या हो गया? जो बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया था वो लोग। वो कितने लोग हैं? लिखा हुआ है ना, 100 लोगों ने, 100 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया था। अब देखिए, ये यहां से लेकर यहां तक 6 और 1 7, मतलब 84% वोट होते हैं। तो ये पूरा 16% होगा या नहीं होगा? कितने भी हो ना, बी के पास और इनवैलिड टोटल मिला के 16% वोट्स होंगे। तो बी के पास वोटिंग अगर मैं देखूं तो बी के पास कितना होगा? 16% में से 100 वोट्स अगर हटा दूं तो बी के वोट आ गए। मुझे दिया हुआ है कि 630 मत अधिक मिले, किसको? जीतने वाले को। किससे? हारने वाले से। कि भाई 69% का समर्थन प्राप्त हुआ और उसे श्याम से, जो हार रहा था, उसे 630 मत अधिक मिले। तो राम माइनस श्याम, ए और बी क्या हो गया? राम और श्याम। तो राम को 69% वोट मिले।
श्याम के वोट लेस कर रहा हूं मैं, 60% माइनस 100, और वो किसके बराबर है? टोटल आपको दिए हुए हैं वो 530 मतों के, 630 मतों के बराबर है, सॉरी, वो आपका 630 मतों के बराबर है। देखो आप, ये आपको दिया हुआ है 630, यही दिया हुआ है ना, जीतने वाला माइनस हारने वाला, कितने वोट का गैप है? 630 का। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस। कितना हो गया? 530। कितने परसेंट का हुआ? 69% में से कितना परसेंट गया? 16। कितना परसेंट बच गया? 53%। अगर कोई भी चीज 53% 530 के बराबर है, तो ऑब्वियस है ना, 100% किसके बराबर होगी? 1000 के। तो आंसर कितना हो गया? 1000। सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 100% निकालने पर क्या आया? कुल मतदाताओं की संख्या वो कितनी हो गई? 1000 हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, 25% की वृद्धि हुई, तो चावल की खपत में कितनी कमी करनी है? प्राइस। 25% की वृद्धि का मतलब कितना हो गया? 4 से 5। इतना तो अभी सबको क्लियर है कि 25% 1/4 होता है। और खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी है? कंजम्पशन जो है वो अपन कितना कम करें कि एक्सपेंडिचर कितना कम हो जाए? 40% एक्सपेंडिचर कम हो जाए। 40% का मतलब होता है 2/5, मतलब 5 से कितना हो जाए? 3 हो जाए। अब प्राइस इंटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? ये 4 है, ये 5 है, तो यहाँ 5/4 होगा तभी मल्टीप्लाई करने पर 5 आएगा। यहाँ पर 3/5 होगा तभी मल्टीप्लाई करने पर आपका 3 आएगा। तो यहाँ लिखो कंजम्पशन 5/4 से 3/5 हो रहा है, 25 से 12 हो रहा है, तो कितना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा? 13 कम करना पड़ेगा 25 के ऊपर, जो कि कितना परसेंट होता है? 52% होता है। तो यहाँ आपका आंसर आ गया 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए वैध मतों का 42% हासिल किया, और वह 7,68,400 मतों से चुनाव हार गया। देखो पूरा क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे इसको, तो एक चीज तो समझ में आ जाएगी, चाहे ये प्री में आए चाहे ये मेंस में आए, लेकिन जब पहली बार इस क्वेश्चन को देखा तो नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन एक बार के लिए पूरा पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगा, क्योंकि जिसको पूरा क्लियर हो शुरू से लेकर एंड तक प्रोसेस, कि भाई मुझे फ्लो चार्ट क्लियर है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, उसमें क्या क्या करना है, तो फ्लो चार्ट क्लियर होने के बाद हम इस क्वेश्चन को एक बार हाथ में तो नहीं लेंगे जब अपन नॉर्मल आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन। ये स्किप करेंगे या मार्क एंड रिव्यू पे आ जाएंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को लेंगे। लेकिन अभी तो अपन इस क्वेश्चन को करते हैं कि क्या है ऐसा। पढ़ते हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, आपको खुद पता चल जाए मैंने क्या बोला। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए वैध मतों का 42% हासिल किया, और वह 7,68,400 मतों से चुनाव हार गया। यदि 82,560 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया, 82,560 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया, और 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, ये भी बोला हुआ है कि भाई 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के कितने प्रतिशत, सॉरी, तो अमान्य मत जो है वो लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। मतलब इनवैलिड वोट्स बताने हैं कितने हैं, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? जिन्होंने वोट नहीं डाले, डिड नॉट वोट के रेस्पेक्ट में बताना है कितने परसेंट है। अब देख लेते हैं क्या है सारा मामला। सबसे पहले एक बात बताएं, मुझे दिया हुआ है 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, और उसके यहाँ क्या दिया हुआ है? 42% किसको मिले? जीतने वाले उम्मीदवार को। एक मान लेता हूं ए जीतने वाला है और बी हारने वाला है, ऐसा कुछ है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार को पड़े हुए वैध मतों का 42% हुआ। पराजित वाले को हुआ मतलब 42% इसको हुआ। ए अगर जीत रहा है तो ए को 58% मिला, और गैप कितना है? 16% का। एक एक चीज देखते रहना। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए वैध मतों का 42% हासिल किया, और 7,68,400 मतों से चुनाव हार गया। इसका मतलब 7,68,400 ये किसके बराबर है? 16% के बराबर है। और आपको कितना निकालना है? 100%। ये निकालेंगे तो क्या आएगा? टोटल वोट्स नहीं। आप एक चीज समझो, ये 58% किसका था? वैलिड वोट्स का, वैध मतों का। 42% किसका था?
वैलिड वोट्स का, वैध मतों का, तो जो 100% डेटा यहाँ से आएगा, ये जो गैप है 16%, वो भी किसका है? वैलिड वोट्स का, वैध मतों का। तो जो 100% आएगा वो खुद वो चीज आएगी जिसका वो परसेंटेज था। 16% किसका था? वैलिड वोट्स का। तो 100% क्या आएगा? वैलिड वोट्स आएंगे। तो 100% का मतलब ये नहीं कि टोटल आएगा हमेशा। 100% का मतलब है कि वो चीज आएगी जिसका परसेंटेज आप कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो 100% यहाँ से ये डेटा आ जाएगा। इसको अपन सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। पहले ये कट कर लेते हैं 2 की टेबल से, फिर 8 की टेबल से कट करके देख लेते हैं। 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, 8 2 जा 8 8 जा 64, सॉरी, और जीरो आ गया। 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, 48,025 इतनी बार कट गया। और ये मल्टीप्लाई होके आ गया 48025000। ये डेटा अपने पास आ गया। अब आगे देखते हैं और क्या हुआ। यदि 82,560 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया था, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने वोट दिया। 82,560 अमान्य घोषित कर दिया, मतलब 82,560 इसके अंदर जुड़ जाएंगे लोग। 82,560 अगर इसमें मैं ऐड कर दूं तो देखो लोग कितने हो गए। ये जीरो, एक मिनट, भाग तो सही गए ना, 8 चौक 32, 6 8 64, 2 में जाएगा नहीं, तो एक जीरो अपन ने ले लिया, उसका जीरो लग गया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं अब। ये 6, 5 और 5 10, 2 2 4 और 1 5, ये 8, ये 8 और ये 4। ये जितने भी लोग आ रहे हैं वो लोग कौन से हैं? जिन्होंने वोटिंग करी है, क्योंकि 82,560 मतों को अमान्य घोषित कर दिया था, ये भी वोट करने वाले हैं। तो टोटल वोटर्स आ गए कि भाई ये टोटल वोटर्स है। ये तो वो वोट जो वोट करे फिर वे इनवैलिड हो गए, ये वो सारे वोट्स है जो वैलिड है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल वोटर्स आ गए। अब ये खुद किसके बराबर है कि 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला। अब मुझे चाहिए क्या, वो देखो, मुझे क्या चाहिए? अमान्य मत, इनवैलिड वोट कितने हैं? तो अमान्य मत कितने हैं? 82,560। नीचे कौन आएगा? तुलना किससे करनी है? जिन्होंने वोट नहीं डाले उनसे। तो कितने लोगों ने वोट नहीं डाले? 20%। तो ये कितने के बराबर है जिन्होंने वोट डाले? वो 80%। तो 488560, ये कितने परसेंट लोग हैं? 80% लोग हैं। और मुझे कितने परसेंट चाहिए? 20%। क्यों निकालू 100%? कि पहले निकालू 100% फिर उसका निकालू 20%? उसी का तो चाहिए। ये 80% लोगों के बराबर है। 20% कितने होंगे? 20% 1/4 होंगे। 12 2, ये 1, ये 12 48, 26 6 24 और ये 5, तो 1 2 2 1 2 6 5, इससे कंपेयर होगा। ये कौन से लोग हैं जिन्होंने वोट दिया? वो लोग हैं। अब मुझे क्या चाहिए? इनका कितना प्रतिशत है? इंटू 100 करना है, बस यही प्रतिशत चाहिए। अब इसका एक छोटा सा रूप आपको बता देता हूँ कैसे निकालना है। लगभग में आंसर आएगा। अब लगभग में करना क्या है, इसका पूरा नंबर है ये, तो ये इंटू 100, तो देखो इसको आप दिमाग में रखा करो। आप दिमाग में इनको रखें, इंटू 100 को भूल जाओ। 1% है वो किसके बराबर दिख रहा है आपको? 12,212, 0.65 छोड़ दो। नीचे वाले का 1% कितना होता है? 12,212। ये 12,212 और मुझे कितना तो चाहिए? 82,000। अगर इसको 7 गुना करूंगा तो 12 इंटू 7 84 हो जाएगा। तो एक बार 6 गुना करना, तो 12 इंटू 6 72, 6 दूनी 12, 72 और 73, मतलब 6 से कुछ ज्यादा होगा। 6 से कुछ ज्यादा में 6.8 ऑप्शन है, और कोई है ही नहीं। तो आप इस तरीके से आगे बढ़े, और कोई तरीका काम में नहीं ले। हाँ, ये कैलकुलेटिव था, अभी पता चल गया आपको, और मैंने तो इस तरीके से किया। कितने लोग करते हैं, ये भी तो पॉइंट है। तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर छोड़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप पॉज करके लिख लीजिए पूरा सॉल्यूशन। वर्ष 2020 में से 21 तक देश ए की जनसंख्या में P% की कमी हुई है। अगर 20 से 21 जाओगे तो P% की कमी हुई है। और देश बी में जनसंख्या में Q% की कमी आई है। ठीक है, P जो है Q से बड़ा है, ये याद रखिएगा। P इज ग्रेटर देन Q, P Q से बड़ा है। माना X दिए गए वर्ष में देश A की जनसंख्या का देश B की जनसंख्या से अनुपात है। X
अनुपात मान लिया गया। क्या माना? ए की जनसंख्या का बी की जनसंख्या से अनुपात है। एक बार का नहीं, 2020 में भी 2021 में भी, दोनों में वो एक्स ही है अनुपात के अंदर। तो पहले भी एक्स था, बाद में भी एक्स है, तो वो अनुपात किस रेशो से बढ़ा ये आपको बताना है। जैसे आपको क्लियर करता हूं, 2020 की जनसंख्या ये पी है, तो फिर कितनी हो गई? 100 माइनस पी। ये जनसंख्या क्यू थी, ये कितनी हो गई? 100 माइनस क्यू। यही हुई है। यहाँ पी क्यू से बड़ा है, तो देश की जनसंख्या पी से 100 माइनस पी हो गई, और क्यू से कितनी हो गई? 100 माइनस क्यू। तो 2020 से लेकर 2021 तक एक्स में कितने प्रतिशत की कमी आई है ये आपको बताना है। तो आप देखो, 100 माइनस पी से 100 माइनस क्यू, इसमें कमी आई है या वृद्धि हुई है, देखते हैं। आप बताएं, पी बड़ा है कि क्यू बड़ा है? पी क्यू से बड़ा है, यहाँ लिखा हुआ है ना। पी जो है वो क्यू से बड़ा है। अगर पी क्यू से बड़ा है तो 100, ये पी बड़ा है तो जितना ज्यादा लेस होगा ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा होगा। कमी पूछ रहा है तो यहाँ से यहाँ आना है आपको, ये कमी है कि भाई इस रेशियो में कितनी कमी आई है, ये आपको बताएगा कि यहाँ से यहाँ आने पर क्या चेंजेस आते हैं। चेंज होने के बाद पूछ रहा है कि चेंज होने के बाद में क्या कमी आई, यही तो पूछना चाह रहा है कि ए की जनसंख्या का बी की जनसंख्या से अनुपात एक्स है, तो 2020 से 2021 तक एक्स में कितने प्रतिशत की जो है वो कमी आ गई है। तो कमी ऐसे ही निकाला जाएगा। अब इस कमी को निकाल लेते हैं अपन। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कम करें तो क्या आएगा? 100 माइनस क्यू। देखो, ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, जब इसको घटाएंगे तो 100 से 100 तो कट जाएगा, माइनस का क्यू आएगा और प्लस का पी आएगा। राइट? मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी है क्या? नहीं, सही लिखा है ना। माइनस का क्यू आएगा, प्लस का पी आएगा। और कंपेयर किससे कर रहे हैं? 100 माइनस क्यू से, बस। और परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू में कितना आ जाएगा? 100। तो आपको कहाँ मिल रहा है? ये पी माइनस क्यू इंटू 100/100 माइनस क्यू, ये आंसर आ गया। ये आपका होगा पूरा क्वेश्चन। इसने पूछा है यहाँ से यहाँ कितनी कमी हो रही है। जो आपकी जनसंख्या 100 माइनस पी हो गई, 100 माइनस क्यू हो गई, वहां से आपकी कमी कितनी हो रही है। ये तो क्या होगा कि आपका पी नहीं है, सॉरी मैंने लिखा गलत है, मैं फटाफट में, ये 100 है और ये 100 है। मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हुआ क्या, नहीं तो आपको लगेगा कि सर ये रेशियो कैसे देख रहे हो। एक बार देखो आप यहाँ पर, पूरा देखो। पहले साल क्या हुआ? 100 था तो कितना हो गया? 100 माइनस पी। ये 100 था तो 100 माइनस कितना हो गया? क्यू हो गया। यही रेशियो है पहले की जनसंख्या और अभी की जनसंख्या में। इनमें क्या फर्क आया ये देखना है। तो ये 100 से 100 क्या हुआ? कट गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया? 100 माइनस क्यू। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, अनुपात में कितना हो गया? 100 माइनस पी। अब ये कह रहा है कितनी कमी हुई, उसने खुद ने लिख दिया कमी हुई है। तो कमी हुई मतलब बड़े में से ही छोटा घटेगा, ये अपने पास इसके अलावा ऑप्शन है नहीं। तो P इज ग्रेटर देन Q, ये कंफर्म है, दिया हुआ है कि P Q से बड़ा है। अब जो वैल्यू बड़ी है वो ऑटोमेटिकली मेरे लिए क्या हो गई? स्मॉल। जो वैल्यू छोटी है वो मेरे लिए क्या हो गई? लार्ज हो गई ना। अब इसको इसमें से घटाना है, लार्ज में से तो स्मॉल घटाएंगे, तो घटाएंगे तो माइनस क्यू प्लस का पी बचेगा। 100 से 100 तो कट गया। कंपेयर किससे करेंगे? कितनी कम हुई, तो कंपेयर लार्ज से करेंगे जब तो पता चलेगा कम हुई। तो नीचे क्या लिखेंगे? 100 माइनस क्यू इंटू में 100। तो ये क्वेश्चन है, ऐसे होगा 100 पी माइनस क्यू अपॉन 100 माइनस क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मास्क निर्माण कंपनी ने 2018 में एक्स संख्या के मास्क का निर्माण किया। ठीक है भाई, एक्स नंबर ऑफ मास्क थे, उन्होंने मैन्युफैक्चर किए। इसने 2019 में अपनी निर्माण क्षमता में 30% की वृद्धि की। ठीक है भाई, 30% इंक्रीज किया। उसके बाद 2020 में इसके निर्माण में 15% की और वृद्धि हुई। और 2021 में मशीनरी के खराब होने के कारण इसके निर्माण में 40% की गिरावट आई। 2021 में 1,79,400 मास्क का निर्माण किया जाता है। तो एक्स का मान ज्ञात करें। पहले 30% की वृद्धि हुई, मतलब 10 से कितना हो गया? 13 हो गया। अगली बार 15% की वृद्धि हुई, मतलब 20 से कितना हो गया? 23 हो गया। और उसके बाद 40% की गिरावट आई, मतलब 5 से कितना हो गया? 3 हो गया। 20 इंटू 5 100 इंटू 10 1000, 1000 से 13 इंटू 23 इंटू 3 हो गया। मुझे कितना दिया हुआ है? 1794, सॉरी 179400।
179400। अब ये देखना है कितना गुना। अब देखो यहाँ एक आपको चीज़ समझाता हूँ, समझ में आ गई तो फिर काम हो जाएगा, नहीं तो कैलकुलेशन करते रहो करते रहो। एक बात बताओ, नीचे कहीं पर भी 5 या 2 है क्या, या कोई भी इवन नंबर है क्या? नहीं है। मतलब इन जीरो को कोई भी नहीं काट सकता। जीरो को काटने के लिए क्या चाहिए, 2 या 5। जीरो मतलब क्या, 10 है। 10 को काटने के लिए 2 या 5 चाहिए। नंबर ऑफ जीरोस पढ़ा ही होगा नंबर सिस्टम में। तो ना तो मेरे पास नीचे 2 है, ना कोई 5 का मल्टीपल है। मतलब इन जीरो को मैं चाह करके भी नहीं काट सकता। तो एक बात तो कन्फर्म है, ये कितने जीरो है, 1 2 3 4 5। तो नंबर के एंड 5 जीरो तो मेरे को मिलेंगे ही मिलेंगे, नहीं तो मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 4 जीरो नहीं हो सकता, 4 जीरो नहीं, यही आंसर है। होना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। आप मिलाते रहें। वैसे 3 3 9 और 3 27, यूनिट डिजिट 7। 7 का यूनिट डिजिट 2 बन रहा है, इंटू 2 गुना होगा, तो ये जो भी नंबर आएगा 2 गुना होके ही बनेगा। तो ये 2 मिल भी गया मेरे को। ऐसे नंबर आपको मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी और उसके परिवार का निर्वाह व्यय। अब निर्वाह व्यय क्या होता है कि इस फैमिली 60% ऑफ सैलरी, सब्सिस्टेंस एक्सपेंस। अब सिर्फ एक्सपेंस भी लिखे ना तो भी चलेगा, मेरे को कोई अंदर मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है कि इस अंदर क्या हो रहा है। उसके वेतन का 60% है। वह अपने वेतन में 2 वृद्धि करता है, एक 30% की और 60% की। ये जो वृद्धि है लगातार सक्सेसिव आपके इंक्रीज होती है, वो इस तरह लिखा जाता है। 30% से कितना हो गया, 10 से 13, और 60% हो गया 5 से कितना, 8। इसको कट कर लीजिए, ये 4 और ये 5। 25 रुपए से कितने रुपए हो गए, 52। मतलब इनकम आपकी 25 रुपए थी तो 52 रुपए हो गए। ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग। समझते जाना पूरा। एक आदमी और उसके परिवार का निर्वाह व्यय उसके वेतन का 60% है। अब 60% का मतलब हो गया 5 रुपए इनकम है तो 3 रुपए खर्च हो रहा है, 2 रुपए बच रहे हैं। 5 रुपए इनकम है, 3 रुपए खर्च हो रहे हैं, 2 रुपए बच रहे हैं, यही मीनिंग होता है। मेरी इनकम 5 रुपए नहीं मान सकता मैं, क्योंकि मेरी इनकम 25 रुपए से 52 रुपए हो रही है। तो एक काम करो, इसको 25 मान लो, 5 गुना। तो ये 5 गुना 15 हो गया, ये 5 गुना 10 हो गया। अब 25 से कितना हो गया, 52। ये नई इनकम आ गई। और भी दिया होगा कि उसका बचत जो है प्रारंभिक बचत से 250% बढ़ जाती है। 10 का 250% 25 होता है। तो 25 रुपए बढ़ गई तो 35 रुपए हो गई। 52 रुपए मेरी नई इनकम है, उसमें से 35 रुपए मैं खर्च कर रहा हूं, तो कितने रुपए बच गए, 17 रुपए। ये 17 रुपए अब जो बढ़ रहे हैं वो किस पर है, उसने पूछा है कि बढ़े हुए वेतन का कितना प्रतिशत है। जो नया खर्च है वो बढ़े हुए वेतन का कितना प्रतिशत है, 17 जो है 52 का कितना प्रतिशत है, यही तो पूछा है। बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको एक फिर चीज बता रहा हूँ। 52 है, इंटू 100 मत करो ना, 10%। 52 का 10% कितना होगा, 5.2। सही है। ये लगभग कितना गुना है, 3 गुना है। जस्ट 15.6 आ जाएगा, 3 गुने से ऊपर है और 4 गुने से कम है। मतलब 30 और 40 के बीच में मेरा परसेंटेज है। अब आप कहेंगे सर 32.7 भी है और 36.6 भी है। हाथों हाथ निकलवाता हूँ, देखो। 30% जो है ना वो कितना हो गया, 15.6। कितना बच गया मेरे पास, 1.4। अब मेरा तो परसेंट 10%, 5.2 है। 1% कितना हो गया, 0.52। तो 1.4 में कितना जुड़ेगा, जोड़ के देखिए। 1% की वैल्यू कितनी है, 0.5। तो 2% किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो 2% जुड़ा तो मेरा कितना आ गया, 1 तक आ गया। अगर मैंने 1% और जोड़ दिया तो डेढ़ जुड़ जाएगा, 33% से थोड़ा सा नीचे है। तो आंसर कितना हो गया, 32.7। खत्म। आप अपने ऊपर देखो कैलकुलेशन आप कैसे करते हो, क्या आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव का मासिक वेतन 75,000 रुपए है, दिया हुआ है। वह घरेलू सामानों पर 12,000 रुपए खर्च कर दिए, म्यूचुअल फंड पर 14,000 रुपए खर्च कर दिए, 28 हो गए हैं अब तक। शिक्षा पर 15,000, 28 और 15, 43,000 रुपए खर्च हो गए हैं। और अन्य खर्चों के लिए 10,000 रुपए रखता है, 53,000। उसकी बचत 21,000 है। देखो, 53,000 अब तक खर्च हो चुके हैं, बचत है 21,000। तो 74,000 का हिसाब तो मुझे अब तक क्या है, मिल चुका है। और वह शेष राशि को एक अनाथालय को दान देता है। कितने रुपए दान दे रहा है, 1,000। 1,000 दान दे रहा है। एक मिनट, एक बार जोड़िए तो एक बार आप। 12 और 14, 26 हो गए। 26 और 15 आपका 41 हो गया। मैंने इसको ना 43 ले लिया, अभी पता नहीं कैसे लिया।
28 ले लिया होगा मैंने जोड़ के, 26 और 15 41 है, 41 और 10 जो है वो 51 है, तो 51,000 रुपये तो यहाँ तक खर्च हो गए। 51 में उसने 21 बचत कर ली, 72,000 रुपये हुए। तो 3,000 रुपये जो है वो उसकी क्या है, दान दिए हुए हैं। कितने रुपए में से? 75,000 रुपए में से। तो 3/75 मतलब 1/25, और 1/25 का मतलब कितना हो गया? 4%। तो 4% उसने दान दिया था अपनी टोटल इनकम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शालिनी अपने वेतन का 60% खर्च करती है, और यदि उसके वेतन में 40% की वृद्धि हो, व्यय में भी 30% की वृद्धि हो, तो उसकी बचत में होने वाली प्रतिशत की वृद्धि या कमी ज्ञात करें। इसको तो अपन बहुत बेसिक एलिगेशन से कर लीजिए। एक्सपेंडिचर और सेविंग, 60% खर्च कर दिया मतलब 40% सेव कर लिया, 3:2। तो रेशियो जो है वो 3:2 का है। अब वो क्या कह रहा है कि वेतन में 40% की वृद्धि हुई, वेतन बीच में लिखा जाएगा, उसके व्यय में भी 30% की वृद्धि हुई, तो ये 30 और 40 का गैप कितना हो गया? 10। कितना गुना? 5 गुना। तो 5 गुना यहाँ कितना आ जाएगा? 15। कोई चीज 40 से कम है तो यहाँ पर वो 40 से क्या होगी? ज्यादा आएगी। 40 में 15 जोड़ा कितना आ गया? 55। प्लस का आया मतलब इंक्रीज, तो 55% इंक्रीज। कमी मत टिक कर देना, 55% इंक्रीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, ए बी सी। 3 उम्मीदवार जनरली कम आते हैं, पर आ भी गए तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा, देख लीजिए आप। ए बी सी थे। 10% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। मतदान करने वालों में से 45% ने ए को दिया, 35% ने बी को दिया, और शेष 20% ने सी को दिया। मतदान करने वालों में से मतलब 10% ने तो मतदान नहीं किया ना, तो 10 से कितना हो गया? 9। अब आगे देखते हैं। एबीसी को दे दिए। अब देखो क्या बोला, मतों के बाद अवैध भी माना गया। अच्छा, अब जो है उसमें अवैध भी माना गया कितना, कि ए को डाले गए मतों का 30% और बी को डाले गए मतों का 20%। देखो सारी कैलकुलेशन अगर ऐसी ही हो रही है, सब में 30 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ऐसा ही परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, 100 या 1000 वोट मान सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं मान सकते। आप सोचो मैं हर बार मान लूं तो हर बार नहीं होगा। तो ए ने बी को 882 अधिक वैध मत प्राप्त हुए, तो सी को कितने वैध मत प्राप्त हुए? तो यहाँ तो सारी कैलकुलेशन वैध मत को लेकर ही है। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, उससे मेरे को वैसे कुछ खास मतलब है भी नहीं। पर देख लो एक बार, 1000 लोग थे तो 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 900 लोग बचे। अब आप 45% ए को दोगे, मैं तो कह रहा हूँ 900 लो ही मत, आप सीधा उठाओ ना, क्योंकि यहाँ पर वापस उस पे बैक तो नहीं जा रहा। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, मुझे क्या करना? उसने टोटल नंबर ऑफ वोटर से कुछ बोला ही नहीं है। ए को बी से 882 अधिक वैध मत प्राप्त हुए, और सी को कितने वैध मत प्राप्त हुए यही पूछा गया है। तो देखो, जैसे अगर मान लो कि टोटल वोट, ये 100% मैंने किसको मान लिया? टोटल वैलिड वोट्स को मान लिया। तो ए को 45% प्राप्त हुए मतलब 450, बी को 350, और शेष सी को हुआ 45 और 35 80, तो ये 200, ये सी को प्राप्त हो गया है, यही बोला गया। ए ने डाले गए मतों में से 30%, तो ए ने डाले गए मतों में से 30%, 30% इसको नहीं मिले, और बी को डाले गए मतों में से 20% बाद में अवैध मान लिया, तो 30% मिले ही नहीं तो छोड़ दो उसको। यहां से उसका 70% ले लो सीधा सीधा। 7 × 5 35, 28 और 3 31, 315। इसका मैंने सीधा सीधा क्या ले लिया? 70%। क्या कर रहा हूं बताता हूं। 30% जितने भी ए को वोट मिले, तो ए को मिले हुए वोटों का मुझे क्लियर लिखा हुआ है, ए को डाले गए वोटों में से 30% वोट इनवैलिड है। तो 30% इनवैलिड थे, तो ए को जितने लोगों ने वोट दिया उसका 70% ही तो उसको मिला। ए को 450 लोगों ने अगर वोट दिया तो 70% उसको मिल गया। बी को डाले गए मतों में से 20% मत बाद में अवैध माने गए, तो बी को मिले कितने वोट ये देख लो आप। ठीक है, तो बी को 350 का 80% मिला, मतलब 70 वोट हटा दो, तो 70 वोट मैंने हटा दिए तो 280 आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे, जबकि सी को डाले गए सभी मतों को वैध माना गया, ये सभी मतों को वैध मान लिया। यदि ए को बी से 882 वोट अधिक मिले, अभी कितने वोट अधिक मिले? 20 और 15 35, अपन को कितने बोले हुए? 882 वोट अधिक मिले, 882 35 के बराबर है। तो मुझे बोला है सी को कितने वैध मत प्राप्त हुए, इनटू में कितना करना है? 200। बस ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से।
7 की टेबल से 5 टाइम्स, 12 इंटू 7 84 और 1 26 और ये आपका 40, जीरो, 4 इंटू 6 24, जीरो के पहले 4 आना चाहिए, तो सीधा सीधा आंसर ये है 5040। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोनम एक कैब ड्राइवर है जो एक शहर के भीतर ही गाड़ी चलाती है। मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है भाई, मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी एक दिन पहले क्या होगा, मंडे होगा, तो मंडे को तय की गई दूरी से 12.5% कम थी, मतलब 8 था तो ये 7 था। फिर उसके बुधवार, जबकि बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी से 20% अधिक थी, मतलब यहां से देखा जाए तो 20% अधिक भी थी। एलसीएम 35, 5 गुना 40, 7 गुना 42, राइट। यदि सोनम ने बुधवार को 336 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो सोमवार को उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय करी, मतलब 336 42 के बराबर है, मुझे 40 निकालना है। लो कर लेते हैं कैलकुलेशन। 7 इंटू 6, 7 इंटू 4 28, 7 इंटू 8 56 और ये 8 बार 320, ये आंसर आ गया 320। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फल विक्रेता एक ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा दे दिया। टोटल जितने भी थे उसमें से 45% दे दिया और एक ऑरेंज दे दिया, ये रिमेनिंग बचे, ठीक है। जो रिमेनिंग बचे उसमें से फिर क्या करा, 20% दे दिया और 2 ऑरेंजेस दे दिए, 2 संतरे दे दिए। फिर जो रिमेनिंग थे उसमें से एक ग्राहक को 90% दे दिया, 90% तीसरे ग्राहक को दे दिया और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया, उसके पास अब भी कितने संतरे बचे हुए हैं, 5, ये 90 है, ठीक है। तो फल विक्रेता के पास प्रारंभ में कितने संतरे थे। अब देखो क्या टफ है इस क्वेश्चन में, अपन ये बनाते नहीं है ना, तो बार बार पढ़ना पड़ता है, ये बना लोगे पढ़ते पढ़ते तो फिर क्या दिक्कत है। 5 जो फ्रूट है वो 90% देने के बाद बचे, मतलब कितने परसेंट के बराबर है, 10% के बराबर है। और 5 अगर 10% के बराबर है तो 100% कितना होगा, 50, तो यहाँ 50 आ गया। इसमें से 20% फ्रूट मैंने निकाल दिए और फिर 2 ऑरेंज भी दी, तब मेरे पास 50 बचे। 2 ऑरेंज नहीं देता तो कितने बचते, 52, और वो कितने परसेंट के बराबर थे, 20 नहीं, 80। 20% देने के बाद में बचे तो 80% बचे, और मुझे निकालना कितना है, 100%। तो ये 4, ये 5, ये 13, 13 इंटू 5 65, तो यहाँ 65 थे। 65 ऑरेंज कब थे, 45% निकाले, एक ऑरेंज और दी तो 65 थे, एक ऑरेंज नहीं देता तो 66 होते, और वो 66 ऑरेंजेस कितने परसेंट के बराबर होते हैं, 55, 45 नहीं, और मुझे निकालने कितनी है, 100, टोटल ऑरेंजेस आ जाएगी। ये 6 बार गया, ये 5 बार गया, ये 20, तो ये आपका हो गया 20 इंटू 6 120, आंसर इज 120। तो क्वेश्चन सिंपल है, टफ नहीं है, बस पॉइंट ये है कि हम उसको कैसे देख रहे हैं। ये किया सबने होगा, या फिर अभी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अभी भी आपने देखा होगा, लेकिन ये बना लेंगे फ्लो चार्ट तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह, नाम जान पूछ के ऐसे देते हैं कि आप थोड़ा मन में हंसें, कुछ हो, टाइम वेस्ट हो, भले आपका 5 सेकंड ही टाइम वेस्ट हुआ हो लेकिन हो। तो चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने चुनाव लड़ा। डाले गए सभी मत वैध थे, कोई अवैध मत है ही नहीं, ऑल वोट्स आर वैलिड। अरशद को कुल मतों का 35% मत मिला, चमन, अरशद, जगजीत। अरशद को कुल मतों का 35% मत मिला, चमनलाल को हर 35 मत पर 24 मत मिले। देखो हर 35 मत पर 24 मत मिलने का मतलब ये हो गया, हर 35 मत पर 14 मत मिलने का मतलब हो गया 14/35, इसका मीनिंग होता है 2/5, और 2/5 का मतलब हो गया 40%। ये चमनलाल को मिला, उसे प्रतिशत तो बताया नहीं, इस वे में दे दिया। और विजेता को सबसे कम मत, एक बात बताओ, 40 यहाँ मिले, 35 यहाँ मिले, 75 हुए, तो यहाँ कितना हुआ, 25%। अब विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से, विजेता कौन था, ये सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 4950 अधिक मत प्राप्त हुए, मतलब 4950 किसके बराबर है, 15% के बराबर है।
मुझे कितना निकालना है? 100%। बस अब आंसर आ गया। 15 × 3 45, कितना बचा? 4 बचा, फिर 45, 3 और ये लो 33,000, 33,000 आंसर है। सिंपल था ना क्वेश्चन, 3 लोग आ गए तो भी। अगला क्वेश्चन, स्कूल एक्स से एक निश्चित संख्या में छात्र एक परीक्षा में उपस्थित हुए और 20% छात्र असफल रहे। वाई से स्कूल एक्स की तुलना में 130% अधिक छात्र, ये स्कूल एक्स, ये स्कूल वाई, किसमें 130% ज्यादा है? स्कूल वाई से जा रहे हैं लोग, लेकिन एक्स की तुलना में 130% अधिक छात्र। तो एक्स की तुलना में 130% अधिक मतलब ये 10 लोग हैं, तो ये कितने लोग हो गए? 23, राइट। एक ही परीक्षा में उपस्थित हुए, वाई से उपस्थित हुए हैं एक ही परीक्षा में, और दोनों स्कूलों से उपस्थित छात्रों की संख्या में 90% उत्तीर्ण है। ये दोनों मिला के 90% लोग पास हो रहे हैं। और एक्स से कितने हो रहे हैं? 80% पास हो रहे हैं। मुझे क्या निकालना है? अरे, असफल होने का निकालना है। तो आप एक काम करो, आप असफल का डेटा लिखो ना। देखो 90% का मतलब 10%, 80% का मतलब 20%। तो इसको एक्स मान लो, कौन सा? असफल वाला। तो 20 × 10 200 प्लस 23x बटा कितने जने हैं? 33, और इनका एवरेज कितना आ रहा है? 10। ऐसे ही तो निकाला करते हैं। तो 200 प्लस 23 बराबर 330, ये 200 आ जाएगा। 23x बराबर 130। अब यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी? 130 बटा 23, यही तो होगी। 123 में 130 में 23 का भाग देना है। 23 × 5 मेरे हिसाब से 115 होता है। 23 × 6 करूंगा तो 6 × 3 18, 138 हो जाएगा। मतलब 6 से तो कम होगा, तो आंसर 5.7। ज़्यादा भाग नहीं देना, ऑप्शन ऐसे ही आते हैं। अपन को लगता है कैलकुलेटिव था, कितना था वो आप देख लो। ठीक है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, जैसा कह रहा है वैसे लिख दो ना भाई। ए की आय बी की आय से 20% कम है, और सी की आय ए और बी की आय के योग का 70% है। ए और बी का योग 9, और सी की आय जो है ए और बी की आय के योग का 70% है। ये लो, 10 और 9 का एलसीएम 90, ये 10 गुना 50, 40, और ये 63। डी की आय सी की आय से 75% अधिक है, सॉरी 25%। ये 4 और ये 5। डेटा उतना ही लिखो जितनी आपकी नीड है। अब एलसीएम 63 और 4 का तो बड़ा आएगा ना। अब जो डेटा चाहिए वो लिखो। बी और डी की आय का अंतर दिया हुआ है और ए की आय पूछी है, मतलब मुझे बी की आय चाहिए, डी की आय चाहिए और ए चाहिए। तो देखो 63 × 4, ये 4 गुना 360, 200, 160, ये आपका 63 गुना 5 × 3 15, 5 × 3 30 और 31, 315। अब क्या कह रहा है? बी और डी की आय का अंतर, बी और डी की आय का अंतर 115 है। मुझे दिया हुआ है 23,000, 115 के बराबर, इंटू ए की आय 160। लो 23 की टेबल से काटो 5 बार, ये काटा 200, 16 × 2 32, 32,000 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गलती से एक धनात्मक भिन्न का व्युत्क्रम, धनात्मक भिन्न है उसका व्युत्क्रम स्वयं के स्थान पर टाइप हो गया, मतलब x/y था, तो इसके व्युत्क्रम टाइप हो गया y/x हो गया। इससे एरर आ गई, 175/4% कम हो गया। अगर एरर निकालने जाओगे तो आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x² y², एरर ऐसे निकलेगी। ठीक है ना, ये जो गैप होगा उस गैप को आप लिखोगे बट्टा में x² लिखोगे, यही होगा ना। तो अब देखो 175/4% का रेशियो कितना होता है कि 175/4 इंटू 100, 9/16, सॉरी 7/16। इसका मीनिंग ये है कि ये 16 क्या था? लेफ्ट वाला पोर्शन था। 7 क्या था? गैप था, एरर आई। तो एरर आने के बाद नंबर क्या बना? 16 से 9। कोई चीज 16 से 9 बन रही है, सुनना बहुत जरूरी है। तो ये नंबर क्या रहा होगा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये 4 × 4 है, ये 3 × 3 है, तो ये 4/3 से 3/4 हुआ होगा।
यही एक ऑप्शन है, देखो ना, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कैसे बना, एक्स अपॉन वाई है ना, 4/3, तो नंबर पहले 4/3 होगा, बाद में 3/4 हुआ। ये सिचुएशन है, क्योंकि नंबर 175/4% कम हुआ है। अगर बढ़ता तो पहले 3/4 रहा होगा, बाद में 4/3 हुआ। तो अभी आंसर 4/3 है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 80 छात्र है और 10 संसाधन व्यक्ति है, 10 रिसोर्स पर्सन भी है अपने पास, और 80 स्टूडेंट्स है। एक कार्यशाला के अंत में मिठाई वितरित की गई। प्रत्येक छात्र को मिठाई बांटने का कुछ खर्चा आएगा, और संसाधन व्यक्ति जो रिसोर्स पर्सन है उनको भी मिठाई बांटेंगे तो कुछ खर्चा आएगा। वो खर्च कैसे बताया गया, वो आप देखो कि मिठाई बांटने के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या का 30% थी। खर्च जो आपने राशि करी है वो छात्रों की कुल संख्या का 30% थी। छात्र कितने हैं टोटल? 80। 80 का 30% कितना होगा? 24 रुपए। मतलब हर पर्सन के ऊपर कितने कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? 24 रुपए छात्र के ऊपर। इसी तरह प्रत्येक संसाधन व्यक्ति के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या का 40% है। मतलब कितने कितने रुपए खर्च हुए? 32 रुपए खर्च हुए। तो कार्यशाला में मिठाई वितरण पर खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करें। अरे भाई, यहाँ से 24 रुपए खर्च हुए, कितने छात्र पे? 80 छात्र पे। तो 8 × 4 32, जीरो तो लग गया। 8 × 4 32, 16 और 3 1920। और फिर क्या बोला मुझे कि 40% उस पर भी खर्च हुआ है, रिसोर्स पर्सन पे, छात्र का ही 40%। तो 80 का 40% 32 रुपए 10 जनों पे खर्च हुए। 320, 20 और 20 40, 19 और 3 22, 2240 रुपए खर्च हुए हैं। ये रहे 2240 रुपए। देखो, संख्या जानबूझ के ऐसी दी है कि आप ऑप्शन भरने में गलती करें, और करना नहीं। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया गया तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो 6a² होता है। आप कहेंगे 4a² भी होता है। अगर सरफेस एरिया डिफाइन नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट हम टोटल ही मानते हैं। पर यहाँ अभी फर्क नहीं पड़ेगा 6 है या 4 है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अपन को तो a² देखना है कि घन का किनारा 10 से 11 बढ़ा, ये भी 10 से 11 बढ़ा, तो ये हो गया 100 से कितना? 121। कितना बड़ा? 21 बड़ा 100 के ऊपर, जिसको हम कहेंगे 21%। आप a+b+ab/100 से करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये आपके लिए बुरी बात भी बन सकती है अगर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट अजीब सा आ गया तब। ठीक है, नेक्स्ट। फलों के एक टोकरे में 25 फलों पर एक खराब फल है। हर 25 पर एक फल खराब होगा। फल में अगर 50 रखे हुए हैं उसमें फ्रूट्स, तो 2 फ्रूट खराब है। खराब हो चुके फलों के 60% की बिक्री हो गई। जो फल खराब हुए हैं उनका 60% बिक गया। हर 25 में से एक फ्रूट खराब है, और जो फल खराब है मतलब इनका इनका 60% बिक गया। मतलब 5 में से 3 फ्रूट बिक गए खराब वाले। 48 खराब फलों की बिक्री हुई अपने हिसाब से। 125 और 3, 3 3 नहीं है, 48 है। कितना गुना? 16 गुना। तो 125 इंटू 16 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ये 2000 आएगा। तो आंसर कितना आ गया? 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र ने 4/3 की बजाय 3/4 के साथ गुणा कर दिया। और भी संख्या का मल्टीप्लाई करना था 4/3 से, और आपने गुणा किससे कर दिया? 3/4 से। अब गुणा कर रहा है तो उसे पूछा है कि भाई एरर कितने परसेंट आई। एरर देखो, ये नंबर कुछ भी मान लीजिए, जो आपकी इच्छा। एक्स मानेंगे तो भी आंसर आएगा। अब नंबर मान लेते हैं 12। अगर मैंने नंबर 12 मान लिया तो यहाँ आंसर 16 आना चाहिए था, जहां पर आंसर कितना आ गया? 9 आ गया। एरर कितनी है? 7 की। 7/16। 1/16 होता है 6 1/4%। तो ये हो गया 42। 7/4, 43, 3/4, मीन्स 43.75% आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक क्रेता को 160 रुपए में 4 किलो अधिक चीनी मिलती है। हम यहां से बहुत बार कहते हैं कि 40 रुपए किलो चीनी रही। अरे नहीं भाई, 160 रुपए में 4 किलो मिलने का मतलब है आपने 160 रुपए खर्च करे, मान लीजिए उसमें 10 किलो चीनी आई सपोज, फिर रेट में कमी हो गई, आपने फिर से 160 रुपए खर्च करे, और अब जो चीनी आई है वो 14 किलो आई है। पहले 10 किलो आई, अब 14 kg। मैंने एग्जाम में शायद 10 kg बोला होगा, पर कहने का मीनिंग ये है जितने किलोग्राम मेरे अभी आ रही है उससे 4 किलोग्राम ज्यादा आएगी। 160 रुपए में 4 किलो आती है ऐसा नहीं कह रहा है, लेकिन इसमें एक चीज छुपी हुई है जो हमें देखनी होती है, हमें पढ़नी होती है।
मैं पहले भी 160 रुपये खर्च कर रहा था, मैं अब भी 160 रुपये खर्च कर रहा हूँ। मेरा एक्सपेंडिचर सेम है, और जब एक्सपेंडिचर सेम होता है तो प्राइस अगर आपकी 5 से 4 हो रही है, कि भाई 20% कमी हो गई, 5 से 4 हो गई, तो कंजम्पशन जो होगा वो 4 से 5 हो जाएगा। ये बात कंफर्म है। 4 किलो की जगह 5 किलो कंज्यूम होगा। तो कितने किलो ज्यादा आया? 1 किलो। क्वेश्चन कह रहा है 4 किलो, कितना गुना? 4 गुना। तो 4 गुना ये 16 हो गया, 4 गुना ये 20 हो गया। अब मुझसे पूछा है प्रति किलो चीनी का मूल मूल्य क्या था? मूल मतलब ओरिजिनल प्राइस कहां से निकलेगी? 16 से निकलेगी। 160/16, 10 रुपए। आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7% और 9% भाग एक पुण्यार्थ ट्रस्ट में दान करते हैं। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ए और बी के वेतन समान है। अब ए और बी का देखो वेतन समान बोल दिया इसने, ए और बी के वेतन समान है और उनके दान में 259 रुपए का अंतर है। जब ए और बी का वेतन समान है तो मान लीजिए वो दान कितना करेंगे? ए अपना दान कितना करेगा? 8%। बी अपना दान कितना करेगा? 7%। जब दोनों का ही वेतन समान है तो ये 8 रुपए दान करेगा और ये 7 रुपए दान करेगा। मान लो अपन ने 100 रुपए वेतन मान लिया, तो ए ने 8 रुपए दान किया, बी ने 7 रुपए दान किया, इन्हें दोनों का वेतन 100 रुपए मान लिया। तो गैप कितना आया? 1 रुपए का। एक एक नहीं है, 259 है। तो ये 259 गुना हो गया। तो यहाँ से 259 × 8 करूंगा तो ए आएगा, 259 × 7 करूंगा तो बी आएगा, और वो उनके दान आएंगे। और इनकम करूंगा तो 25900 आएगा। तो मैं उसको थोड़ा सही करके लिख रहा हूँ अब सारा। ये ए, ये बी। देखो मुझे पता चलेगा 259 गुना है, तो मैं सबको 259 गुना कर देता हूँ। ये ए और बी की इनकम, ये ए का दान और ये बी का दान। देखो ये मैं मिटा दूंगा क्योंकि मुझे स्पेस चाहिएगा, इसलिए कह रहा हूँ। तो यहां से मैंने ये लिख दिया कि ए का दान भी आ गया, बी का दान भी आ गया, ए और बी की इनकम भी आ गई। अब मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ। अब देखो आगे, ए और बी का कुल दान सी के दान से 1185 रुपये अधिक है। तो ठीक है, सी का दान भी आ जाएगा क्योंकि ए और बी का कुल दान आया हुआ है, उसमें से 1185 रुपये अधिक है सी के दान से। तो सी के दान से अधिक है तो 1185 रुपये घटा दूंगा तो सी का दान आ जाएगा। ठीक है, कि सी ने कितना दान दिया है। और ए और सी का कुल दान, ए बी सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है? तो एक एक करके डेटा निकालते हैं। सबसे पहले ए और बी का कुल दान कितना है? 259 × 15। तो ये कुल दान तो ऐसे ही निकाला जाएगा, 8 × 7। तो 15 × 9, 15 × 9 135, 13 है। 15 × 5 75, 75 और 3 78, और 15 × 2 30 और ये 7 37, 3785। ये आएगा डेटा। सॉरी, ये डेटा आएगा। अब मैच कर लेते हैं एक बार। 15 × 9 जो है वो 135 आएगा, 13 गया, 5 आ गया। 15 × 5 75 आएगा, 75 और आपका 13। ठीक है, 88 हो गया। 15 दूनी 30। एक मिनट मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी? 15 × 9 135 और 13 आ गया। 15 × 5 75, तो 75 जोड़ा तो यहाँ आपका 88 का 8 आ गया, 8 बच गया। 15 × 2 30, तो ये 3885 हो गया। अभी थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। देखो कैलकुलेशन मुझसे मिस्टेक हो जाएगी, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ मुझे बताने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन जो मैं लॉजिक डिलीवर कर रहा हूँ वो 100% सही है, उसमें कोई एरर नहीं होगी, ये कन्फर्म है। अब देखिए, ये 3885 हुए, सी के दान से कम है, मतलब सी का दान इससे कम है 1185, तो घटा दिया 0 0 7 और ये 2700 रुपये। तो सी ने कितना दान किया? 2700 रुपये। सी ने दान कितना परसेंट किया था? 9%। तो 2700 रुपये कितने के बराबर है? 9% के बराबर है। आपको कितना परसेंट निकालना है? 100%। जिससे क्या होगा? सी की इनकम आएगी 30,000। ये किसकी इनकम है? सी की। अब मुझे क्या कह रहा है? ए और सी का कुल दान। तो ए का दान कितना है? 8 × 9 72, 8 × 5 40, 40 और 9, सॉरी 8 × 9 72, 8 × 5 40 और 7 47, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 2072। तो 2072 ए का दान, सी का दान 2700 रुपये,
ये 2, ये 7, ये 7 4, ये टोटल दान आ गया 4772। ए और सी का कुल दान, ए बी सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है? ए बी सी का कुल वेतन कितना हो गया? 259259। और ये हो गया 30,000। इनको मैं जोड़ूंगा तो 9 और 9 18, 5 5 10 और 1 11, 4 3 7 और 1 8, 81800। अब यहां देखो आप कितना परसेंट है, समझने की कोशिश करना। इसका अगर मैं 10% निकालूं तो कितना आएगा? 8180। 10% से भी कम है। इसका आधा करना तो एक बार, 4090, मतलब आधा होता है 5%, तो 5% आ गया। इसका 1% कितना है? 818। अगर मैंने इसमें 800 रुपये जोड़ दिया तो ये तो 4700 के ऊपर चला जाएगा। अरे 4800 समथिंग हो जाएगा ना। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि मैं इसका 1% भी इसमें नहीं जोड़ पा रहा। 5 से 1% भी होता 6% हो जाएगा। तो 6% इसका आंसर है नहीं, 6 के नीचे नीचे है, तो एक ही ऑप्शन है 5.8। ये अपना आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 98। एक विद्यालय में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हुए। 4% छात्र शामिल नहीं हुए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र परीक्षा पास नहीं कर सके। अब जो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उसमें से 10% छात्र परीक्षा में पास नहीं कर सके और शेष छात्रों में से 50% को डिस्टिंक्शन अंक मिले। ये देखो आगे से आगे चल रहा है। 4% वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हुए, 1/25, तो 25 में से एक शामिल नहीं हुआ। शामिल कितने हुए? 24। चॉइस क्यों लिखा मैंने आगे? क्योंकि जो शामिल हुए हैं उनका परसेंटेज मुझे दिया हुआ है कि परीक्षा में शामिल होने वाले 10% ने परीक्षा पास नहीं करी। तो इसका मतलब 9 लोगों ने परीक्षा पास करी। परीक्षा में जितने लोगों ने पास करा उनको 50% को डिस्टिंक्शन मिला, 1/2। तो 2 में से एक को मिला और एक को नहीं मिला। अब मुझे नहीं मिलने वाला का डेटा दे या मिलने वाले का दे, मिलती तो वो एक ही चीज है, क्योंकि आधे को मिला आधे को नहीं मिला। मिलने वाले भी उतने ही, नहीं मिलने वाले भी उतने ही। 432 छात्र परीक्षा तो पास कर गए लेकिन उन्हें डिस्टिंक्शन अंक नहीं मिला। तो ये वो लोग हैं। इनको थोड़ा कट कर लीजिए, कट हो रहा है तो। 12, ये 250, 12 × 9, 108, मुझे दिया हुआ है 432, 4 गुना, तो ये लोग हो गए टोटल 1000। ये इस तरीके से सॉल्व करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99। बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है पर होना नहीं चाहिए। चलिए एक एक चीज ट्राई करते हैं। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपये था। ठीक है। 3 मदों पर खर्च करता है। व्यक्तिगत एवं पारंपरिक में ई कह दिया, फिर कर टी कह दिया और परोपकार पी कह दिया। तो मैं तो कहता हूँ इनकम को ई मान लिया, फिर ई टी पी हो गया। ई टी और पी जैसा बोलेगा वैसा करते रहेंगे। ई आय का 50% है, टी ई का 20% है। देखो 50% मैं तो ऐसे नहीं लिखूंगा, ये ऐसे लिखूंगा। टी जो है ई का 20% है। ई का 20% मतलब 5 से 1, तो एलसीएम 5, ये 1, ये 5 गुना, तो ये 10 हो गया। यहां तक हो गया। ई आई का 50% हो गया, टी ई का 20% हो गया। आगे क्या बोल रहा है? पी जो है वो टी का 15% है। पी जो दिया हुआ है ना वो टी का 15% है। 15% मतलब ये 20 है, तो ये 3 होगा। एलसीएम 20, ये कितना गुना? 20 गुना 100 हो गया। ये 20 हुआ तो ये 200 हो गया। और ये आपका 3 रुपये आ गया। जब उसकी आय 40% बढ़ जाती है तो उसने ई के औसत स्तर को बनाए रखा। ई का जो औसत स्तर है ना, जितने परसेंट खर्चा कर रहा था वो उतना परसेंट ही खर्च कर रहा है। औसत स्तर को बनाए रखने का मतलब ये है। लेकिन आगे कह रहा है टी ई का 30% हो गया, पी टी का 20% हो गया, तो उसकी नई बचत पहले की बचत से कितनी अधिक या कम है? एक बात बताओ। ये सेविंग, ये 120 रुपये खर्च हो गए, 80 बचे, 80 में से 3 खर्च हो गए, 77 बचे। चलिए अब यहां से क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। वो कह रहा है कि उसकी आय 40% बढ़ गई। इससे अपन जोड़ के ही रखेंगे। 40% बढ़ गई तो कितना हो गई? 280। 200 का 40% कितना होता है? 80 होता है। 280 हो गई। उसके ई का औसत स्तर सेम रखा, मतलब 140 रुपये खर्च हो रहा है। 50% खर्च होगा पहले जितना। लेकिन टी जो है ई का 30% है, इसका 30% कितना होगा? 42 रुपये। तो 42 रुपये खर्च हो रहे हैं। और पी जो है टी का 20% है, इसका 20% मतलब
1/5 अब पॉइंट में लिख दीजिए, बेटर रहेगा 8.4। सब जुड़े हुए हैं आपस में, क्योंकि मैंने इनकम को यहीं से बढ़ाया, ये पूरा डेटा जुड़ा हुआ है। अब कह रहा है कि उसकी नई बचत, पहले बचत का कितना प्रतिशत है, नई बचत है कितनी देख लेते हैं। इसको एक बार के लिए 8 मान लो, ठीक है, 0.4 अपन एंड में घटा देंगे, 42 और 8 50 हुए, 190, तो यहाँ 90 बच गए, 90 में 0.4 एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो ये 89.6 हो गया। ठीक है, ये कितना बढ़ा, 90 में से देखा जाए तो कितना बढ़ा था ये 13, तो ये 13 नहीं बढ़ के 12.4 बढ़ा है। 12.4 बटा 77, एक मिनट आएगा तो 12.4 ही बटा 77, ठीक है, इंटू में 100, मैं 100 नहीं करता। अब यहां समझो कि फटाफट डेटा अभी भी वही उसी तरीके से निकालना है। 10% किसके बराबर है, 7.7, मतलब 7.7 तक तो काम हो गया ना। 12.4 में से 7.7 गया, 14 में 7 गए 7 हो गया, 11 में 7 गए 4 हो गया, अभी कितना बचा 4.7, अभी मेरा 4.7 बचा है। अब यहाँ एक बार 1% पे आ जाओ, 1% का मतलब कितना हो गया 0.7, और 0.77 को 4 पे लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, लगभग 6 से, कि अगर मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू 7 42, 6 इंटू 7 42 और 4 46, और ये आ गया 4.6। मेरे को लगभग इतना ही चाहिए, तो 6% ऊपर जंप लिया, 10 से 6 ऊपर लिया 16.4। अब एक बार और बताओ तो मेरे को, इसके अलावा डेटा है क्या। पहली बात बताओ, अधिक हो रहा है कम हो रहा है, अधिक हो रहा है, कम वाले तो हट गए। इन दोनों में से आंसर 16.4 ही है, क्योंकि 10% के ऊपर ही है, तो क्यों इतनी मेहनत करनी, और आंसर डायरेक्ट आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का ये रहा। चीनी के दाम में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 5 से कितनी हो गई 6 हो गई। चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना, एक्सपेंडिचर सेम है, अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा 6 से 5, पहले कंजम्पशन 6 था अब 5 है, तो कटौती के बाद खपत में जो कमी हुई, कमी कितनी हुई 1, तथा आरंभिक खपत का अनुपात 1:6, ये आंसर है। चलिए आज के लिए सेशन खत्म होता है, अगले सेशन में नया चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू।